शुरुआत हो गई है रात की और समय हो गई है मैथ के बाद की। मैं सौरभ तिवारी आप सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल बीटी नॉलेज वर्ल्ड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई अपना अध्ययन कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे छोटे छोटे भाई बहनों, पिछले वाली वीडियो में हम लोग जिस एक्सरसाइज NCERT 1.1 को शुरू किए थे उसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन अच्छे प्रकार से हम लोग डिस्कस कर लिए। उम्मीद होगी आपको पूरा सॉल्यूशन अच्छे समझ में आया होगा और आपने अपनी कॉपी पे एक नए नोट्स पे आपने उसको एक्सरसाइज को अच्छे से मेंटेन कर लिया होगा, कंप्लीट कर लिया होगा और आपको वहाँ तक की बातें अच्छे से क्लियर होंगी। सब लोग थम्स अप करिएगा, हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग आज जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसमें आप लोग देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, इन तीनों क्वेश्चन के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे पहले हम लोग उस पर बात करते हैं और उसका सॉल्यूशन देखते हैं इसमें हमें क्या पूछ रहा है। हमें से क्वेश्चन कह रहा है कि एक रिलेशन है जो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर बनाया गया है, यानी R इज अ रिलेशन फ्रॉम R टू R। तो इस प्रकार हमारा एक रिलेशन दिया गया और रिलेशन का जो नियम है वह क्या है, ऑर्डर्ड पेयर A, B सच दैट A इज लेस देन और इक्वल टू B स्क्वायर। यानी इस नियम के अंतर्गत वही ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में आएंगे जिसमें जो पहला वाला एलिमेंट होगा वह या तो दूसरे वाले के वर्ग के बराबर हो या तो दूसरे वाले के वर्ग से छोटा हो। यानी A का मान अगर लेस रहेगा B स्क्वायर से या इक्वल टू रहेगा, दोनों स्थितियों में वह रिलेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और हमें बताना है कि यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। ये जो दिया गया रिलेशन है यह रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, हमें इसके बारे में क्या करना है, बताना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में। अब हम लोग इसको बारी बारी से देखते हैं। जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे सबसे पहले लिख देंगे R सच दैट R टू R इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर A, B सच दैट A इज लेस देन और इक्वल टू B स्क्वायर। अब हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं, स्वतुल्य की। तो हम लोग लिखेंगे स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए। अब हम लोग जानते हैं अगर हमारा स्वतुल्य के लिए एक एलिमेंट की आवश्यकता होती है तो हम लोग ले लेते हैं माना A बराबर 1, माना A बराबर 1 और ये बिलोंग करेगा किससे, R से। अब हमारा ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, 1,1 और यह 1,1 R नियम को वेरीफाई करेगा क्योंकि 1 लेस देन और इक्वल टू 1 स्क्वायर के होना चाहिए और हम लोग जानते हैं 1 लेस देन और इक्वल टू 1 आ जाएगा। 1 1 से छोटा तो नहीं हो सकता है लेकिन 1 1 के बराबर होता है। यहाँ पे जो इनइक्वलिटी दी गई है लेस देन वाली या इक्वल टू वाली, दोनों में से एक बार में कोई भी अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है तो हमारा दिया गया जो नियम होता है वह वेरीफाई होता है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं 1 जो है वह 1 के बराबर तो नहीं हो सकता लेकिन 1 1 से छोटा यानी R नियम को क्या करता है, फॉलो करता है। तो हम लोग इसी प्रकार लिख देंगे, इसी प्रकार व्यापक रूप में प्रत्येक स्मॉल a बिलोंग्स टू R के लिए, स्मॉल a बिलोंग्स टू R के लिए ऑर्डर्ड पेयर A, A R नियम को वेरीफाई करेगा क्योंकि A या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा किसके, A स्क्वायर के। लिखेंगे हम लोग इसलिए जो R है वह अपने आप में क्या है, स्वतुल्य है। R क्या है, स्वतुल्य है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम लोग सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं, दूसरा सममित के लिए। अगर हम लोग सममित के लिए देखें तो सममित के लिए 2 एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है। हम लोग ले रहे हैं माना A बराबर 1 और B बराबर 2, तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर बने और ये दोनों जो हैं ऑल ऑफ A, B बिलोंग्स टू क्या है, R से लिए गए हैं। अब 1, 2 बिलोंग्स टू R क्योंकि 1 लेस देन और इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंप्लाइज दैट 1 लेस देन और इक्वल टू 4, लेकिन इंप्लाइज दैट इसी कंडीशन में 2, 1 को अगर हम लोग देखें ये डजेंट बिलोंग्स टू R रहेगा क्योंकि 2 न तो छोटा होगा ना बराबर होगा 1 के स्क्वायर से, यानी 2 न तो छोटा होगा ना बराबर होगा 1 से। तो हम लोग देख रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर A, B तो कर रहा है रिलेशन से वेरीफाई, लेकिन B, A नहीं कर रहा है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। जैसे 1 और 2 पे ये वेरीफाई हो रहा है, इसी प्रकार व्यापक रूप में हम सबके लिए दिखा देंगे। इसी प्रकार किन्हीं 2 अवयवों A, B बिलोंग्स टू R पर ऑर्डर्ड पेयर A, B R बिलोंग करेगा, A, B R से बिलोंग करेगा क्योंकि ऐसा हो सकता है कि A या तो लेस हो या इक्वल हो B स्क्वायर के, लेकिन उसी कंडीशन पे इम्प्लाइज दैट B, A डजन बिलोंग्स टू R क्योंकि उसी कंडीशन में B जो है न तो छोटा होगा न ही बराबर होगा किसके, A स्क्वायर के, इसलिए हम लोग कह देंगे R हमारा सममित नहीं है।
अब हम लोग संक्रमक की बात करते हैं। जब हम लोग संक्रमक के लिए बात करेंगे तो 3 एलिमेंट की आवश्यकता होती है। हम लोग 3 एलिमेंट ले लेते हैं, माना a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर 3। a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर 3। अब अगर हम लोग इस पे वेरीफाई कराएं तो 1, 2 बिलोंग्स टू R, क्योंकि 1 लेस देन आर इक्वल टू 2 का स्क्वायर इम्प्लाइज दैट 1 लेस देन आर इक्वल टू 4, तथा 2, 3 बिलोंग्स टू R, क्योंकि इम्प्लाइज दैट 2 लेस देन आर इक्वल टू 3 का स्क्वायर इम्प्लाइज दैट 2 लेस देन आर इक्वल टू 9। तो इम्प्लाइज दैट 1, 3 आल्सो बिलोंग्स टू R, क्योंकि इम्प्लाइज दैट 1 लेस देन आर इक्वल टू 3 का स्क्वायर इम्प्लाइज दैट 1 लेस देन आर इक्वल टू 9। यानी अगर हम 1, 2, 3 लेते हैं और ये जो 1, 2, 3 हैं, ऑल ऑफ 1, 2, 3 वो बिलोंग करते हैं किससे? R से। तो ये तीनों एलिमेंट के ऊपर हमारा AB भी R से वेरीफाई हो रहा है, BC भी R से वेरीफाई हो रहा है, इम्प्लाइज दैट AC भी R से वेरीफाई हो रहा है। तो व्यापक रूप में हमको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि इन्हीं 3 अवयवों A, B तथा C बिलोंग्स टू R पर ऑर्डर्ड पेयर A, B बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज दैट A इज लेस देन आर इक्वल टू B स्क्वायर, तथा ऑर्डर्ड पेयर B, C बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज दैट B इज लेस देन आर इक्वल टू C स्क्वायर। तो इम्प्लाइज दैट A, B, C भी R से बिलोंग करेगा, क्योंकि A लेस देन आर इक्वल टू C स्क्वायर। तो हम लोग कह देंगे इसलिए हमारा दिया गया संबंध R क्या है? संक्रमक है। तो जो हमारा यह पहला दिया गया क्वेश्चन नंबर 2 है आज का, ये हमारा रिफ्लेक्सिव हमारा है, सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन हमारा क्या है? ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको यह बात समझ में आई होगी। हम पहले एलिमेंट के द्वारा देख लिए, फिर उसी को व्यापक रूप में प्रत्येक के लिए दिखा दिए। एलिमेंट ले लिए 2 और फिर व्यापक रूप में दिखा दिए। एलिमेंट ले लिए 3, उस पर वेरीफाई करवा दिए, और इसी प्रकार व्यापक रूप में 3 अवयव लेके। तो आप इस प्रकार से इसको अगर लिखेंगे तो ये आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। सब लोग इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लें, अपने नोट्स पे लिख लें। हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को समझने के बाद अब हम लोग आ गए किस पे? क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 3 आसान सा है, सब लोग ध्यान से हमारी बातों को सुनते जाएं, समझते जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक सेट दिया गया है A 1, 2, 3, 4, 5, 6। बुक में आप देखेंगे तो ऐसा भी लिखा हो सकता है समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5, 6 पे। तो हम लोग अपने मान लिए समुच्चय A बराबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके ऊपर एक रिलेशन बनाया गया है, ऑर्डर्ड पेयर A, B सच दैट B इक्वल टू A+1। यानी दूसरा अवयव हमें प्राप्त होना चाहिए पहले में 1 जोड़ने पर, तभी वह रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर आएगा। तो जब हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले लिख लेंगे रिलेशन जो है सेट A से मान लेते हैं, सेट A पे बनाया गया है। और रिलेशन हमारे पास है क्या? रिलेशन है A, B सच दैट B बराबर A+1। अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं किसके लिए? इस रिलेशन के अंतर्गत आने वाले एलिमेंट पे था B बराबर A+1 को हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। हमें A की वैल्यू रखना है, यानी डोमेन की वैल्यू रखना है। डोमेन हमारा क्या है? सेट A, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 हम रख सकते हैं। तो लिख देंगे समीकरण 1 में A बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 रखने पर। और ये भी हमें ध्यान देना है कि जब हम लोग रखेंगे वैल्यू तो हमें जो B प्राप्त हो रहा है वो अभी उसी सेट में दिखाई देना चाहिए, क्योंकि वह बाइनरी रिलेशन है, उसी सेट से उसी सेट पे परिभाषित है। तो जब हम लोग A बराबर 1 रखेंगे तो B बराबर 2 आ जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर 1, 2। A बराबर 2 रखेंगे, B बराबर 3 आ जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर 2, 3। A बराबर 3 रखेंगे, B बराबर 4 आ जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर 3, 4। A बराबर 4 रखेंगे, B बराबर 5 आ जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर 4, 5। A बराबर 5 रखेंगे, B बराबर 6 आ जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर 5, 6। A बराबर जैसे ही हम लोग 6 रखेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा B का मान। और दूसरे वाले सेट में यानी A में जो यहाँ पे रेंज के लिए प्रयोग किया गया है, जिस सेट से जिस सेट पे परिभाषित है वहाँ पे 7 दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए ये वाला ऑर्डर्ड पेयर नहीं मान्य होगा। तो हमारे पास रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से आएंगे? 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 और 5, 6। तो R बराबर हमारा आ गया 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6। तो ये हमारा रिलेशन हो गया। अब हमें इसी के लिए चेक करना है कि यह स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रमक है। सबसे पहले हम लोग स्वतुल्य देखते हैं। स्वतुल्य कब होगा? जब दिए गए सेट का प्रत्येक अवयव R नियम द्वारा स्वयं से संबंधित होगा। यानी हमें 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 दिखेगा तो स्वतुल्य होगा। अगर इसमें से एक भी ऑर्डर्ड पेयर कम हो जाएगा तो स्वतुल्य नहीं होगा। हम लोग देख रहे हैं कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं दिखाई दे रहा था, हम लोग लिखेंगे चूँकि
ऑल ऑफ 1 1 2 2 3 3 डॉट डॉट 6,6 डजन बिलोंग्स टू आर, इसलिए दिया गया संबंध आर स्वतुल्य नहीं है, इसलिए दिया गया संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं सममित की। सममित के लिए हम लोग क्या जानते हैं, अगर कोई दो अवयव ए बी है, उसमें ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा है, तो इम्प्लाई दैट उसका रिफ्लेक्शन बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए। हम लोग देखते हैं 1 कामा 2 तो है लेकिन 2 कामा 1 नहीं है, तो हम लोग दिखा देंगे चूंकि 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट ऑर्डर्ड पेयर 2 कामा 1 डजन बिलोंग्स टू आर, इसलिए दिया गया संबंध आर सममित नहीं है, इसलिए दिया गया संबंध आर सममित नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं संक्रमक की। जब हम लोग संक्रमक के लिए बात करेंगे तो हमें पता है आपकी 3 एलिमेंट की आवश्यकता होती है, ए कॉमा बी आर से बिलोंग करे तथा बी कॉमा सी आर से बिलोंग करे, तब ए कॉमा सी को भी करना चाहिए। अगर करेगा तो संक्रमक होगा, नहीं करेगा तो संक्रमक नहीं होगा। हम लोग देख रहे हैं 1 कामा 2 है, 2 कामा 3 है, तो 1 कामा 3 भी होना चाहिए, नहीं दिखाई दे रहा था, हम लोग संक्रमक नहीं कहेंगे, दिखा देंगे 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर तथा 2 कामा 3 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट 1 कामा 3 डजन बिलोंग्स टू आर, इसलिए दिया गया संबंध आर संक्रमक नहीं है, इसलिए दिया गया संबंध आर संक्रमक नहीं है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वह अपने आप में रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है, तीनों में से कोई भी संबंध को वेरीफाई नहीं करता है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे समझ में आया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को समझने के बाद अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया रिलेशन किस बात को वेरीफाई करेगा, रिफ्लेक्सिव होगा कि सिमेट्रिक होगा कि ट्रांजिटिव होगा। और रिलेशन को पहले देख लेते हैं। जो रिलेशन है वो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर बनाया गया है, यानी रिलेशन आर से आर पर परिभाषित है और नियम दिया गया आर बराबर ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्वतुल्य की बात करते हैं। स्वतुल्य के लिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे दिए गए रिलेशन के लिए। जब हम लोग स्वतुल्य के लिए बात करेंगे तो एक अवयव होना चाहिए। हम व्यापक रूप में अगर लगाएं तो हम लोग ले लेंगे माना कोई स्वेच्छ अवयव ए बिलोंग्स टू आर है, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, ए कॉमा ए आर से बिलोंग कर जाएगा क्योंकि इम्प्लाइज दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू ए। ए से छोटा तो नहीं हो सकता, लेकिन कोई भी जो अवयव रियल नंबर से लिया जाएगा वह स्वयं के क्या होगा, बराबर होगा, यानी आर नियम को वेरीफाई करेगा। तो हम लोग कह देंगे इसलिए आर क्या है, स्वतुल्य है। आर क्या है, स्वतुल्य। एक बार फिर सब लोग समझ लें, यहाँ पे जो इनइक्वलिटी दी गई होती है लेस देन है और इक्वल टू है। हमारी इनइक्वलिटी एक बार में एक ही सही हो सकती है, या तो छोटा यानी लेस वाली कंडीशन को फॉलो करेगी, या तो इक्वल टू यानी बराबर वाली कंडीशन को फॉलो करेगी। कोई अवयव स्वयं से छोटा तो नहीं हो सकता है, लेकिन स्वयं से बराबर होगा, यानी एक इनइक्वलिटी इसमें से सही है और एक भी अगर वेरीफाई हो जाती है तो हम लोग मानते हैं कि वो आर नियम को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए आर क्या है, स्वतुल्य है। अब हम लोग बात कर रहे हैं सममित की, तो हम लोग बात करते हैं सममित के लिए। अगर हम लोग सममित के लिए बात करें तो हमें दो अवयव की आवश्यकता होती है। हम लोग कोई दो अवयव ले रहे हैं, माना कोई दो स्वेच्छ अवयव, माना कोई दो स्वेच्छ अवयव, माना कोई दो स्वेच्छ अवयव ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इस प्रकार हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इस प्रकार हैं कि यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी। ऐसा कोई भी हम लोग व्यापक रूप में दो एलिमेंट ए और बी ले रहे हैं जिसमें ए कॉमा बी आर को वेरीफाई कर रहा है, क्योंकि ए का मान या तो छोटा या तो बराबर है किसके, बी के। तो इम्प्लाइज दैट इसी कंडीशन में जब दोनों डिस्टिंक्ट होंगे तो बी कॉमा ए आर को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि इस कंडीशन में बी न तो छोटा होगा और न बराबर होगा किसके, ए के। तो ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी तो आर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन उसी कंडीशन में बी कॉमा ए आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा दिया गया संबंध आर, इसलिए हमारा दिया गया संबंध आर क्या नहीं हो सकता, सममित नहीं हो सकता। तो हमारा दिया गया संबंध आर स्वतुल्य है, लेकिन हमारा दिया गया संबंध आर इस नियम के द्वारा क्या नहीं है, सममित नहीं है। और आप नॉर्मली भी देख सकते हो, अगर हम लोग 1 2 ले रहे हैं तो 1 तो 2 से छोटा है, लेकिन उसी कंडीशन में जो 2 है वह 1 से न तो छोटा है और न ही बराबर है, इसीलिए इस कंडीशन के आधार पर व्यापक रूप में कोई अवयव इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हम लोग स्वतुल्य सममित की बात कर लिए। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, संक्रमक की। अगर इस नियम के लिए हम लोग संक्रमक देखें, हम लोग जानते हैं संक्रमक के लिए कितने अवयव की आवश्यकता होती है, 3 अवयव की आवश्यकता होती है। तो हम लोग व्यापक रूप में ले लेते हैं, माना
व्यापक रूप में कोई 3 स्वैच्छ अवयव, कोई 3 स्वैच्छ अवयव ए बी तथा सी बिलोंग्स टू आर इस प्रकार हैं, इस प्रकार हैं। हम जानते हैं अगर पहला दूसरा तथा दूसरा तीसरा सेटिस्फाई करता है तभी पहले तीसरे की जांच करते हैं। तो हम लोग ए बी सी इस प्रकार लिए हैं कि ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, क्यों? क्योंकि इंप्लाइज दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी, तथा ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा सी आल्सो बिलोंग्स टू आर, क्योंकि बी लेस देन आर इक्वल टू सी। तब इंप्लाइज दैट अगर पहला अवयव दूसरे से छोटा है यानी आर नियम को फॉलो कर रहा है तथा दूसरा अवयव तीसरे से छोटा है यानी आर नियम को फॉलो कर रहा है, तो डेफिनेटली पहला भी तीसरा से क्या होगा? छोटा होगा, यानी ऑर्डर्ड पेयर ए कामा सी भी आर से क्या कर जाएगा? बिलोंग कर जाएगा। तो हम लोग कह देंगे इसलिए जो दिया गया संबंध आर है वो अपने आप में क्या है? संक्रामक। जैसे अगर एलिमेंट से करना हो तो हम लोग 1 2 3 ले लेंगे, 1 2 से छोटा है तथा 2 3 से छोटा है, तो एग्जैक्ट सी बात है, डेफिनेट सी बात है, 1 भी 3 से क्या होगा? छोटा ही होगा। उसी प्रकार हम लोग व्यापक रूप में कोई भी 3 रियल नंबर ए बी सी इस प्रकार लिए हैं जिसमें ए कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ए बी से क्या है? छोटा है, बी सी से छोटा है, तो इंप्लाइज दैट ए बी सी से छोटा होगा, क्योंकि इनइक्वलिटी में या तो छोटा होना चाहिए या तो बराबर। हम लोग छोटा वाला लेस वाला कंडीशन लेके चलेंगे, ज़्यादा सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि तब तीनों अवयव कैसे रहेंगे? डिस्टिंक्ट रहेंगे, हमें समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो इस प्रकार हम लोग देख लिए कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो अपने आप में क्या है? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए कोई दिया गया रियल नंबर का अवयव स्वयं के बराबर हो जाएगा, इसलिए रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक इसलिए नहीं हो सकता कि अगर एक अवयव दूसरे से छोटा हो जाएगा दूसरा भी उससे छोटा नहीं हो सकता, वो उस कंडीशन में उससे बड़ा हो जाएगा। और तीसरा इसलिए है क्योंकि अगर पहला वाला दूसरा वाला इस नियम को फॉलो कर रहा है, दूसरा और तीसरा फॉलो कर रहा है, डेफिनेटली पहला तीसरा करेगा, तो इसलिए दिया गया संबंध क्या है? ट्रांजिटिव है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक समझने के बाद अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। सब लोग ध्यान से बातों को समझेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग स्टार कर लेंगे। दिया गया है कि एक रिलेशन है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर, यानी आर सच दैट आर टू आर बनाया गया है, और किस नियम द्वारा दिखाई दिया है, प्रदर्शित किया है? ए कामा बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब, ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब। तो हमें बताना है दिया गया रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव, हमें जांच करनी है। अब अगर हम लोग इसकी बात करें, इंपॉर्टेंट सवाल, हम व्यापक से अच्छे से हम पूरा कंप्लीट बता रहे हैं, सब लोग ध्यान समझें। हम एलिमेंट द्वारा इसको बता रहे हैं, आपको ज़्यादा समझ में। व्यापक की अपेक्षा एलिमेंट से आप समझेंगे तो आपको पूरी तरह से आश्वस्त आप रहेंगे कि ये कैसे कैसे हो रहा है। सबसे पहले हम लोग स्वतुल्य की बात करते हैं। स्वतुल्य के लिए तो किसी एक अवयव की आवश्यकता रहेगी। हम लोग a बराबर 1 ले लेते हैं, 1 आर से बिलोंग कर रहा है, तो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 1 कामा 1 आर से बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि 1 लेस देन आर इक्वल टू 1 का क्यूब, तो इंप्लाइज दैट हो जाएगा 1 लेस देन आर इक्वल टू 1। 1 के बराबर होना चाहिए या छोटा होना चाहिए, तो 1 1 के बराबर है, लिख देंगे। इसीलिए आर क्या है? स्वतुल्य है। स्वतुल्य है। हम लोग कोई भी रियल नंबर से अवयव लेंगे, जब हम लोग उसका क्यूब करेंगे तो वह या तो स्वयं के बराबर हो सकता है एक की स्थिति में, इसके अलावा कुछ भी आएगा, तो उस कंडीशन में हमेशा वो अपने क्यूब से क्या होगा? छोटा होगा। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं दिया गया जो रिलेशन है, जो दिया गया रिलेशन है वह अपने आप में किसको डिफाइन कर रहा है? जो ये दिया गया रिलेशन है ये अपने आप में क्या है? यहाँ पे स्वतुल्य है, तो हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसकी स्वतुल्य की, तो हम लोग स्वतुल्य के लिए बात करते हैं। स्वतुल्य के लिए बात करते हैं। अच्छा, स्वतुल्य के लिए हम लोग क्या जानते हैं? कोई एक एलिमेंट लेना है, अगर वह आर नियम को सेटिस्फाई करेगा तो हम लोग उसको कहेंगे कि वह स्वतुल्य है। अगर एक अवयव लेके वह इस आर नियम को वेरीफाई नहीं करेगा तो हम लोग कहेंगे स्वतुल्य नहीं है। और जितने भी रियल नंबर में एलिमेंट आते हैं, अगर उसमें से कोई भी इसका विरोध कर दिया, एक भी, तो यह स्वतुल्य नहीं कहा जाएगा। हमेशा कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तभी कहा जाता है जो हमारा दिया गया सेट है उसके अगर हर एलिमेंट उस नियम को वेरीफाई करेंगे तभी हम लोग कह सकते हैं, नहीं तो नहीं कहेंगे। हाँ, अगर हमें प्रूव करने के लिए कह दे कि आप यह सिद्ध करिए एक स्वतुल्य है, तो हम केवल वही वाला
एलिमेंट वहाँ दिखाएंगे जिस पे वह वेरीफाई होगा। लेकिन अगर हमें जांच करने के लिए कहेगा, यहाँ पे जैसे जांच करना है, आपको सिद्ध करना, आपको चेक करना है कि ये दिया गया रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, जब चेक करने के लिए कहेगा तो हम लोग सब एलिमेंट को देखेंगे। अगर मान लेते हैं जितने एलिमेंट उसमें मौजूद उसमें से सब कर रहा है, केवल एक नहीं कर रहा है, फिर भी वो उस नियम को वेरीफाई नहीं माना जाता है। यानी जब तक सब लोग नहीं करेंगे तब तक नहीं माना जाएगा। तो हम लोग जांच करने की कैटेगरी में है इस समय, चेक करने की कैटेगरी में है, निर्धारित करने के लिए डिटरमाइन करने की कैटेगरी में। डिटरमाइन करते वक्त जब सब सेटिस्फाई करेगा, कोई भी उसको डिससेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, तभी वो उस प्रकार का रिलेशन माना जाएगा, अन्यथा नहीं। बात सबको समझ में आ गई? तो हम लोग क्या करते हैं, स्वतुल्य के लिए अगर हम लोग नॉर्मल इंटीजर लेंगे तो ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा। 1 लेंगे तो उसका जो क्यूब कर देंगे वह 1 के बराबर आ जाएगा। 2 लेंगे अगर उसका क्यूब करेंगे तभी भी वो सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि छोटा हो जाएगा। तो इसी प्रकार अगर हम लोग इंटीजर में वैल्यू लेते हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि यह स्वतुल्य को डिफाइन कर रहा है या स्वतुल्य को वेरीफाई कर रहा है। लेकिन रियल नंबर में तो फ्रैक्शनल फॉर्म में भी नंबर्स होते हैं, यानी रेशनल फॉर्म में भी नंबर होते हैं, वो वाले लेकिन सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो हमें यही देखना है, निर्धारित करना है कि यह स्वतुल्य होगा कि नहीं। कोई भी डिससेटिस्फाई करेगा, स्वतुल्य नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे उस नंबर के द्वारा दिखाएंगे कि ये वाला नंबर रियल नंबर का है, लेकिन यह स्वतुल्य को वेरीफाई नहीं कर रहा, अर्थात यह स्वतुल्य नहीं है। तो हम लोग दिखा देते हैं, ए बराबर हम लोग ले लेते हैं 1,2 और यह 1,2 R से बिलोंग कर रहा है। लेकिन जब 1,2 लेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर 1,2 बनेगा, लेकिन यह R नियम को सेटिस्फाई नहीं करता है, क्योंकि 1/2 न तो छोटा है और न ही बराबर है किससे, 1/2 के क्यूब से। और जब नहीं है तो यह नियम को वेरीफाई नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इंप्लाइज दैट 1/2 न तो छोटा है और न ही बराबर है। 1/2 का क्यूब मतलब किससे, 1/8 से। 1/2 जो है वह अपेक्षाकृत बड़ा नंबर है, किसकी अपेक्षा, 1/8 के। जबकि नियम कह रहा है कि जब हम लोग क्यूब करें तो या तो छोटा आना चाहिए या तो बराबर आना चाहिए। 1/2 जो है न तो 1/8 से छोटा ही है और न 1/2 1/8 से के बराबर ही है। जब दोनों में से कोई बात सही नहीं हो रही है, जबकि यह जो एलिमेंट लिया गया है रियल नंबर के ही सेट से लिया गया है, तो हम लोग कह देंगे इसलिए दिया गया संबंध R स्वतुल्य नहीं है। इसलिए दिया गया संबंध R स्वतुल्य नहीं है। सर एक बार फिर से समझ लें, हमारा जो सेट है वह रियल नंबर का है। रियल नंबर के लिए हम लोग स्वतुल्य संबंध को देख रहे हैं। इस वाले दिए गए कैटेगरी के नियम के अंतर्गत हम लोग a बराबर 1/2 ले लिए, जो रियल नंबर में पाया जाता है, क्योंकि रेशनल नंबर रियल नंबर का ही पार्ट होते हैं। तब स्वतुल्य के लिए जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 1/2 1/2 बनेगा। R नियम को वेरीफाई नहीं कर रहा है, इसीलिए लिखा गया डजन बिलोंग्स टू R। क्यों? क्योंकि इंप्लाइज दैट 1/2 डजंट लेस देन आर इक्वल टू 1/2 का क्यूब, इंप्लाइज दैट 1/2 डजंट लेस देन आर इक्वल टू 1/8। इसलिए दिया गया संबंध R क्या नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। थम्स अप करिए। चलो बात समझ गए अच्छे से। स्वतुल्य के बाद हम लोग किस पे चलते हैं के लिए, तो हम लोग अब इसके लिए चेक कर रहे हैं सममित के लिए। अगर हम लोग सममित की बात करें तो हमें 2 अवयव लेना है। हम a बराबर 1 ले रहे हैं और b बराबर 2 ले रहे हैं और दिखा दे रहे हैं ऑल ऑफ a कामा b बिलोंग्स टू R। हम लोग जो दोनों एलिमेंट लिए हैं वो रियल नंबर के सेट से लिए हैं। अब 1,2 तो R को बिलोंग करेगा, क्योंकि 1 लेस देन आर इक्वल टू 2 का क्यूब होना चाहिए। 1 लेस देन आर इक्वल टू 8 है, ये बात तो सही है। लेकिन इसी कंडीशन में इसका रिफ्लेक्शन भी सही होना चाहिए, यानी 2,1 भी सही होना चाहिए। लेकिन जब हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे नियम पे तो वेरीफाई नहीं होगा, इसलिए ऑर्डर्ड पेयर 2,1 डजन बिलोंग्स टू R। क्यों? क्योंकि 2 न तो छोटा है और न ही बराबर है 1 के क्यूब से, इंप्लाइज दैट 2 डजंट लेस देन आर इक्वल टू 1। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं हमारा a, b तो R से बिलोंग कर रहा है, यानी पहला और दूसरा वजह तो R नियम को वेरीफाई कर रहा है, लेकिन इंप्लाइज दैट दूसरा पहला इसको वेरीफाई नहीं कर रहा है। इसलिए दिया गया संबंध R हमारा जो है वह सममित नहीं है। इसलिए दिया गया संबंध R जो हमारा है वह अपने आप में सममित नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक भी समझ में आ गया होगा। इसके लिए अब हम लोग रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक जानने के बाद किसकी बात करते हैं, संक्रमक की। अगर हम लोग इसके लिए संक्रमक की बात करें, संक्रमक के लिए तो हम लोग जानते हैं संक्रमक के लिए हमें कितने अवयव की आवश्यकता होती है, 3 अवयव की आवश्यकता होती है। कितने की आवश्यकता होती है, 3 अवयव की। तो हम लोग अब देखते हैं, ध्यान से सब लोग समझेंगे। अब हम लोग 3 एलिमेंट लेते हैं। हम a बराबर 3 ले रहे हैं, b बराबर ले रहे हैं 3/2, a बराबर 3 ले रहे हैं, b बराबर ले रहे हैं 3/2, a बराबर 3 और b बराबर कितना 3/2 और c बराबर हम लोग ले रहे हैं 6/5। सब लोग ध्यान से हमारी बातों को समझेंगे।
ए बराबर, बी बराबर और सी बराबर, हम लोग 3 एलिमेंट ले लिए और ऑल ऑफ दिखा देंगे ए बी सी बिलोंग्स टू सेट आर। तो ए की, बी की और सी की वैल्यू हम लोग ले लिए। अब 3 भी अपने आप में रियल है, 3/2 भी रियल है, 6/5 भी रियल है, इसलिए ए बी सी बिलोंग्स टू आर। तो जो हमारा डोमेन दिया गया था वहाँ से हम लोग 3 एलिमेंट ले लिए। अब ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी पहले को देखते हैं। ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर करेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ ए बी की जगह पे 3 और 3/2 है। यह आर नियम को वेरीफाई करेगा, क्योंकि 3 लेस देन आर इक्वल टू 3/2 का क्यूब इम्प्लाइज दैट 3 लेस देन आर इक्वल टू, जब 3 का क्यूब करेंगे 27 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा, और जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा 24 होगा, और कुछ बचेगा पॉइंट में अभी कुछ और आएगा। इसका मतलब 3 पॉइंट समथिंग आएगा। यहाँ पे जो आएगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी ये 3 से वैल्यू बड़ी होगी, और 3 जो है इससे छोटा या बराबर होना चाहिए। तो 3 जो है 3 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा डेसिमल में उससे तो छोटा ही होगा। इसका मतलब ये आर नियम को क्या कर रहा है? वेरीफाई कर रहा है, और आर नियम को वेरीफाई कर रहा है, इसलिए दिया गया संबंधार हमारा क्या है? स्वतुल्य। इसलिए दिया गया संबंधार क्या है? स्वतुल्य। चलो एक बार फिर से समझ लें। हम लोग संक्रमक संबंध को जब सिद्ध करने जाएंगे तो हमें 3 एलिमेंट की आवश्यकता होगी। हम लोग 3 एलिमेंट ले लिए, ए बराबर 3, बी बराबर 3/2 और सी बराबर 6/5, और जो तीनों एलिमेंट लिए ऑल ऑफ ए बी सी वह किससे बिलोंग कर रहा है? सेट आर से। अब पहला ऑर्डर्ड पेयर जो होता है ए कॉमा बी वो आर से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ए के जगह पे 3 और बी के जगह पे 3/2, तो ऑर्डर्ड पेयर 3, 3/2 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि इम्प्लाइज दैट 3 होना चाहिए लेस देन आर इक्वल टू 3/2 का क्यूब। तो हम लोग देख रहे हैं 3 लेस देन आर इक्वल टू 27/8 आएगा, और 27/8 को जब हम लोग हल करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 3 से वैल्यू बड़ी आएगी, और 3 जो है 3 से बड़ी वाली वैल्यू से तो छोटा ही रहेगा, इसलिए ये इस नियम को वेरीफाई कर रहा है, इसलिए आर क्या है? सॉरी, इसलिए इस कंडीशन में पहली बात तो सही हो गई, पहली बात तो सही हो गई। अब तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, जब बी कामा सी बिलोंग्स टू आर लेंगे तो हो जाएगा 3/2 और 6/5। ये भी आर नियम को वेरीफाई कर रहा है, क्योंकि 3/2 लेस देन आर इक्वल टू 6/5 का क्यूब, 3/2 लेस देन आर इक्वल टू 216/125। 216, 6 का क्यूब कितना होता है? 216, और 5 का कितना होता है? 125। अब यहाँ पे जब हम लोग इसको हल करेंगे, सब लोग ध्यान से देखें, जब हम लोग 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 और 0.025 जा 10, तो हमारा 1.5 आएगा, यानी ये 1.5 टाइम्स में डिवाइड होगा। और वहाँ हम लोग देख रहे हैं 125 216, तो 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 टाइम जाएगा 125। यहाँ 6 में से 5 गया 1, और यहाँ 9 हो गया, और यहाँ 91 बचा। जब हम लोग पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, और हमारी जो भाग रहेगी लगभग 7 टाइम चली जाएगी। 7 5 जा 35, और 7 2 जा 14, 3 17, और 1 7 1 जा 7 1 8। तो हमारी जो भाग है वो लगभग जा रही है कितने टाइम्स? 7 टाइम्स। तो 1.7 इसका इस रेशियो का रिजल्ट आएगा, और 1.5 इसका आएगा, यानी यह 1.7 होने के कारण बड़ा है, और यह 1.5 होने के कारण छोटा है। तो इसका मतलब ये वाला भी वेरीफाई कर गया। ए कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ऑर्डर पेयर 3,3/2 आर से बिलोंग कर रहा है। बी कॉमा सी आर से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 3/2 और 6/5 इस नियम को वेरीफाई कर रहा है। अगर ये दोनों कर रहे हैं तो नियम कहता है इसी कंडीशन में इम्प्लाइज दैट ए और सी भी करना चाहिए। हम लोग देख लेते हैं, इम्प्लाइज दैट ए कॉमा सी डजन बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि ए कॉमा सी पे कौन होगा? 3 होगा, और होगा कौन सा? 6/5 डजन बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि इम्प्लाइज दैट 3 डजंट लेस देन आर इक्वल टू 6/5 का क्यूब, क्योंकि 3 डजन बिलोंग्स टू डजंट लेस देन आर इक्वल टू 216/125, क्योंकि अभी हम लोग देखे थे इसका रेशियो निकालने पर कितना आया था? 1.7। तो 3 जो है 1.7 से, यानी 216/125 से न तो छोटा है और न ही बराबर है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि हमारा ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा सी आर से कर रहा है, लेकिन इम्प्लाइज दैट ए कॉमा सी नहीं कर रहा है, इसीलिए दिया गया संबंध आर यहाँ पे संक्रमक नहीं है।
तो उम्मीद करते हैं आपको आसानी से ये पूरा सिचुएशन समझ में आई होगी कि किस प्रकार से हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे। तो आपको ये आपसे पूछेगा बताइए रिफ्लेक्सिव है क्या है, तो आप कहेंगे रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक है क्या, तो आप कहेंगे सिमेट्रिक भी नहीं है। आपसे कोई पूछेगा ट्रांजिटिव है क्या, तो आप कहेंगे ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो रिलेशन ए लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब जो है, जो कि रियल नंबर के सेट पे बनाया गया है, वह न तो रिफ्लेक्सिव है, न सिमेट्रिक है, न ट्रांजिटिव है, क्योंकि इसके हर ऑर्डर्ड पेयर इन तीनों में से किसी भी कंडीशन को फॉलो नहीं करते हैं। तो ये शानदार सा क्वेश्चन सब लोग कर लिए अच्छे से। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक हमारे पास दिया गया सेट है, हम मान लेते हैं सेट ए है और सेट ए के एलिमेंट हैं 1 2 3। मान लेते हैं सेट ए के ऊपर बनाया गया एक संबंध आर है और जिसके अवयव दिए गए हैं 1, 2 और 2, 1, 1, 2 और 2, 1। हमसे कह रहा है कि आप दिखाइए कि यह सममित है किंतु न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रमक। हमसे कह रहा है दिखाइए कि यह सिमेट्रिक है लेकिन न तो रिफ्लेक्सिव है और न ही ट्रांजिटिव है। सब लोग ध्यान समझें। एक सेट है, हम मान लेते हैं अपने से 1 2 3 जिसका एलिमेंट दिया गया है और इसके ऊपर एक रिलेशन दिया गया है 1 2 2 1। कह रहा है आप दिखाइए कि यह सिमेट्रिक तो है लेकिन न तो रिफ्लेक्सिव और न ही ट्रांजिटिव है। बहुत आसान सा सवाल है, सर इसको कर सकते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे आर सच दैट ए टू ए आर इक्वल टू 1, 2, 2, 1 और किसके ऊपर बनाया गया है, सेट ए इक्वल टू 1 2 3। तो रिफ्लेक्सिव सबसे पहले हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग स्वतुल्य देखें, रिफ्लेक्सिव देखें, फॉर रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए दिए गए सेट का हर अवयव स्वयं से आर नियम द्वारा संबंधित होना चाहिए। 1 1 2 2 3 3 देखना चाहिए। इसमें कोई नहीं दिख रहा है तो हम लोग लिख देंगे चूंकि ऑल ऑफ 1 1 2 2 3 3 डजन बिलोंग्स टू आर, इसलिए दिया गया संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। अब हम लोग सिमेट्रिक की बात करते हैं, फॉर सिमेट्रिक। अगर हम लोग सममित की बात करें, सममित होने के लिए a, b अगर है तो b, a भी होना चाहिए। हम लोग देख रहे हैं चूंकि 1, 2 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट 2, 1 आल्सो बिलोंग्स टू आर, इसलिए दिया गया संबंध आर क्या है, सममित है। a, b है और b, a भी है, इसलिए दिया गया संबंध आर क्या है, सममित यानी सिमेट्रिक भी है। हम लोग तीसरा देखते हैं फॉर ट्रांजिटिव। अगर हम लोग ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव होने के लिए 3 एलिमेंट लेने हैं। हम आपको कंसेप्ट में बताए थे, ऐसा हो सकता है कि कोई 2 एलिमेंट आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं ट्रांजिटिव के लिए 1, 2 बिलोंग्स टू आर तथा 2, 1 बिलोंग्स टू आर, यानी 1, 2 आर से बिलोंग कर रहा है तथा 2, 1 आर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन इम्प्लाइज दैट पहला तीसरा 1, 1 डजन बिलोंग्स टू आर। 1 2 कर रहा है तथा 2 1 कर रहा है, लेकिन इम्प्लाइज दैट 1 1 नहीं कर रहा है। हम लोग लिखेंगे इसलिए दिया गया संबंध आर संक्रमक संबंध नहीं है। तो सिमेट्रिक है लेकिन न तो रिफ्लेक्सिव और न ही ट्रांजिटिव है, यही हमें सिद्ध करना था। हम लोग इसको आसानी से दिखा दिए, रिफ्लेक्सिव के लिए, सिमेट्रिक के लिए और किसके लिए, ट्रांजिटिव के लिए। तो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को समझने के बाद हम लोग अब बात करते हैं किसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर हम लोग डायरेक्टली बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद सब लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में, ए क्या है, ए बराबर है किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय, यानी जो सेट ए बनाया गया है वह किसी कॉलेज के जो पुस्तकालय लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में पाई जाने वाली जो सभी बुक्स हैं उसका सेट पे परिभाषित है। और किस प्रकार से इसको डिफाइन किया गया है, आर बराबर यक्स कामा वाई सच दैट यक्स तथा वाई के पेजों की संख्या, यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है। बताइए कि यह एक तुल्यता संबंध है। हमें बताना है कि यह एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, यह बात हमें सिद्ध करनी है। चलो ध्यान समझें।
हमें सेट दिया गया है किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय जिसको सेट ए से निरूपित किया है और इसके ऊपर रिलेशन बनाया है यक्स कामा वाई सच दैट यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या यानी नंबर ऑफ पेजेस इज इक्वल है, सेम है। तो हमें बताना है इक्वेलेंस है। तो हम लोग बड़े आसानी से इसको दिखा सकते हैं। सबसे पहले हमारा जो रिलेशन है वह सेट ए से सेट ए पे परिभाषित है, यानी किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय से किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय पर परिभाषित है। और रिलेशन क्या दिया गया है, यक्स कामा वाई सच दैट यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या क्या है, समान है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं किसकी, स्वतुल्य की। स्वतुल्य के लिए पूरे पुस्तकालय में से हमें कोई एक पुस्तक लेनी है। तो हम लोग मान लेते हैं माना यक्स बिलोंग्स टू सेट ए। माना कोई यक्स अवयव है, यानी यक्स कोई पुस्तक है जो इस दिए गए सेट ए से क्या कर रही है, बिलोंग कर रही है। अच्छा, हम पुस्तक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय में से जब हम भी ले सकते हैं तो केवल पुस्तक ही ले सकते हैं। तो हम लोग कोई पुस्तक यक्स ले लिए एक जो उस सेट से बिलोंग कर रही है, तो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा यक्स कामा यक्स बिलोंग करेगा आर से, क्योंकि यक्स तथा यक्स में पेजों की संख्या समान है। यक्स तथा यक्स में पेजों की संख्या समान है, क्योंकि जब हम एक ही पुस्तक लेंगे तो उसमें पाई जाने वाली जो पुस्तक पेजों की संख्या होगी वह स्वयं के ही क्या होगी, समान होगी। तो यार नियम को वेरीफाई कर रही है, इसलिए आर क्या है, स्वतुल्य है। इसलिए आर क्या है, स्वतुल्य है। अब हम लोग बात कर रहे हैं सममित के लिए। अगर हम लोग सममित के लिए बात करें तो पुस्तकालय का जो पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय उसमें कोई दो एलिमेंट लेना पड़ेगा, यानी दो पुस्तक लेनी पड़ेगी। तो हम लोग ले लेते हैं माना यक्स तथा वाई दो स्वेच्छ अवयव हैं तथा यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू सेट ए। इस प्रकार है ऑर्डर्ड पेयर यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। इम्प्लाइज दैट अगर यक्स और वाई में पेजों की संख्या समान होगी तो वाई कामा यक्स भी आर से बिलोंग करेगा, क्योंकि पुस्तक वाई तथा यक्स में पेजों की संख्या समान है। पेजों की संख्या समान, अगर दो पुस्तकें यक्स और वाई ली गई, यक्स में जितने पेज हैं उतने ही वाई में हैं, तो इसको हम लोग दूसरे तरह से भी बोलेंगे तभी भी बात सेम रहेगी। यार नियम वेरीफाई होगा कि पुस्तक वाई और यक्स में भी पेजों की संख्या क्या होगी, समान होगी। तो इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे हमारा दिया गया संबंध आर क्या है, सममित भी है, स्वतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया। अब हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, संक्रमक की। संक्रमक के लिए तो संक्रमक के लिए हम लोग तीन ले लेते हैं। माना कोई तीन अवयव यानी तीन पुस्तक, माना यक्स वाई जेड बिलोंग्स टू सेट ए। माने कोई तीन अवयव यानी कोई तीन पुस्तक यक्स वाई जेड इस प्रकार ली गई जो दिए गए सेट से बिलोंग करती है, और इस प्रकार करती है कि ऑर्डर्ड पेयर यक्स कामा वाई आर से बिलोंग कर रहा है। क्यों, यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है तथा ऑर्डर्ड पेयर वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर। क्यों, वाई तथा जेड में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है। इम्प्लाइज दैट यक्स कामा जेड बिलोंग्स टू आर। अच्छा लल्ला, अगर पहली दूसरी पुस्तक में पेज समान है, दूसरी तीसरी में पेज समान है, डेफिनेटली पहली तीसरी में समान होगी। तो यक्स कामा जेड बिलोंग्स टू आर, क्योंकि इम्प्लाइज दैट यक्स तथा जेड में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है। तो इस प्रकार हमारा दिया गया संबंध आर क्या हो गया, संक्रमक है। और हम जानते हैं जो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस। तो लिख देंगे चूंकि दिया गया संबंध आर स्वतुल्य, सममित और संक्रमक तीनों है, इसलिए दिया गया संबंध किसको निरूपित करता है, तुल्यता संबंध को निरूपित करता है। तो इस प्रकार हम लोग 7 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और 7 क्वेश्चन करने के बाद हम लोग 8वें क्वेश्चन की बात करें। सब लोग ध्यान से ईमानदारी से सारे क्वेश्चन करते रहें, समझते रहें और कमेंट में लिखते रहें हाँ सर सारी बातें क्लियर होती आ रही हैं, कोई समस्या नहीं है। और कोई क्वेरी रहेगी तो आप लोग बताइएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8वां दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय a बराबर 1 2 3 4 5 में, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय a बराबर 1 2 3 4 5 में एक संबंध R बनाया गया है a, b सच दैट मॉड a माइनस b सम है।
ये इस प्रकार परिभाषित है और किस सेट पे बनाया गया है, 1 2 3 4 5 पे। तो हमें बताना है, ये बताइए कि यह एक तुल्यता संबंध है। आर एक क्या है, तुल्यता संबंध है। आर एक तुल्यता संबंध है। और आगे क्या कह रहा है, तथा प्रमाणित कीजिए कि 135 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 135 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। ध्यान समझिए, कह रहा है यह दिखाना है कि 135 तथा 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, परंतु 135 का कोई भी अवयव 135 का कोई भी अवयव 2 4 के अवयव से संबंधित नहीं है। बहुत ही आसान सा सवाल है, सब लोग ध्यान समझेंगे। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग देख लेंगे रिलेशन जो है सेट ए से सेट ए पे बनाया गया है। सेट ए क्या है, 1 2 3 4 5, और किस नियम द्वारा, a कॉमा बी सच दैट मॉड a माइनस बी क्या है, सम है, सम है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं जो रिलेशन होता है वह a क्रॉस a का सबसेट होता है, और अगर a में 5 एलिमेंट है तो a क्रॉस a में 5 गुणे 5 25 ऑर्डर्ड पेयर होंगे। तो हमारे R के हम सारे ऑर्डर्ड पेयर पहले लिखने से पहले हम लोग a क्रॉस a निकाल लेते हैं। a क्रॉस a में 25 आएंगे, 1 1 से लेके 1 5 तक, 2 1 से लेके 2 5 तक, 3 1 से लेके 3 5 तक, 4 1 से लेके 4 5 तक, 5 1 से लेके 5 5 तक, 1 1 से 1 5, 2 1 से 2 5, 3 1 से 3 5, 4 1 से 4 5 और 5 1 से लेके कहाँ तक, 5 5 तक। अब इसमें रिलेशन के कौन कौन से आएंगे, जिसमें a और b का जो अंतर है यानी दोनों अवयवों का जो अंतर है वह क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं 1 1 का अंतर 0 आएगा तो ये सम के अंतर्गत आ जाएगा, तो ये बिलोंग करेगा। 1 2 नहीं करेगा, 1 3 करेगा, 1 4 नहीं करेगा, 1 5 कर जाएगा। फिर इसी तरह 2 2 करेगा, 2 4 करेगा। इसी प्रकार 3 1 करेगा, 3 3 करेगा, और फिर 3 5 कर जाएगा। इसी प्रकार 4 2 करेगा, और इसी तरह करेगा 4 4 कर जाएगा, और इसी तरह 5 1 कर जाएगा, 5 3 कर जाएगा, और 5 5 कर जाएगा। तो ये हो गया रिलेशन में आने वाले एलिमेंट। अब हमें बताना है कि यह एक तुल्यता संबंध है। अब यह रिलेशन के एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर यानी एलिमेंट हमें प्राप्त हो गए। अब हम लोग इसी के ऊपर जांच करेंगे सबसे पहले कि इसकी स्वतुल्य की। तो स्वतुल्य के लिए हम लोग क्या जानते हैं, सभी उस सेट में उपस्थित अवयव आर नियम द्वारा स्वयं से संबंधित होने चाहिए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 दिखना चाहिए। सब दिख रहा है, लिख देंगे चूंकि ऑल ऑफ 1 1 2 2 3 3 डॉट डॉट 5 5 बिलोंग्स टू आर, इसलिए दिया गया संबंध आर क्या है, स्वतुल्य है। तो रिफ्लेक्सिव हो गया। हम लोग अब बात करते हैं किसकी, सिमेट्रिक के लिए यानी सममित के लिए। सममित के लिए अगर a कॉमा बी हो तो b कॉमा a भी होना चाहिए। देख रहे हैं, हम लोग चेक कर लेते हैं। 1 3 है, 3 1 है, 1 5 है, 5 1 है, 2 4 है, 4 2 है, 3 5 है, 5 3 है। तो हमको सारे के रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहे हैं, हम कोई एक दिखा देंगे, लिख देंगे चूँकि 1 3 बिलोंग्स टू आर implies that 3 1 also belongs to R, इसलिए दिया गया संबंध R क्या है, सममित है। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, संक्रामक की। संक्रामक के लिए, तो संक्रामक के लिए हम लोग क्या जानते हैं, अगर AB कर रहा है तथा BC कर रहा है तब implies that AC भी करना चाहिए। हम लोग देख रहे हैं 1 3 कर रहा है, 3 5 कर रहा है, तो 1 5 भी करना चाहिए। इसी प्रकार 1 5 कर रहा है, 5 3 कर रहा है, तो 1 भी 3 कर रहा है। यानी सब के सब हमें मिल रहे हैं, आप चेक कर लीजिए, हर जगह उपलब्ध हैं। कोई एक दिखा दे रहे हैं, चूँकि 1 3 बिलोंग्स टू आर तथा 3 5 बिलोंग्स टू आर implies that 1 5 belongs to R। A B R में पाया जा रहा है तथा B C R में पाया जा रहा है, implies that A C भी R में पाया जा रहा है, लिख देंगे। इसलिए दिया गया संबंध R क्या है, संक्रामक संबंध है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यह रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, और जो तीनों होता है लिख देंगे, अतः दिया गया संबंध R तुल्यता संबंध है। अब
इसका तुल्यता वाला पार्ट तो हम आसानी से सिद्ध कर दिए। अब कह रहा है कि आप ये बताइए 1 3 5 तथा 2 4 एक दूसरे से रिलेटेड है। कह रहा है कि 1 3 5 तथा 2 4 एक दूसरे से रिलेटेड है, कह रहा है, लेकिन 1 3 5 का कोई भी अवयव कह रहा है 2 4 से रिलेट नहीं कर रहा है। अब इस बात को देखने के लिए हमें क्या करना होगा, सब लोग ध्यान से देखें। एक बार फिर से हम लोग क्वेश्चन देख ले रहे हैं। कह रहा है कि अब प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और 2 4 के भी सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 से संबंधित नहीं है। इसको भी हम आसानी से समझ सकते हैं। कैसे, सब लोग ध्यान से देखें। कह रहा है 1 3 5 का तथा 2 4 का, कह रहा है कि जो प्रत्येक अवयव एक दूसरे से यानी स्वयं से संबंधित है। तो 1 3 5 में आप लोग देखिए 1 3 5 में 1 3 5 यूज किया गया है। तो इसमें अगर 1 3 को हम लोग देखें 1 और 3, तो ये इसका अंतर जो आएगा वह 2 आएगा। यह इवन है इसलिए रिलेट करेगा, सही है। इसी तरह 3 और 5 को देखिए तो मॉड में 3 - 5 आएगा, इसका भी जो डिफरेंस होगा 2 आएगा, वो भी इवन है इसलिए आर नियम को वेरीफाई करेगा। इसी तरह 1 5 में देख लीजिए मॉड 1 - 5 4 आएगा, तो ये भी इवन है, ये भी वेरीफाई करेगा। तो इसके सारे अवयव, क्योंकि हमें जिसका अंतर लेने पर इवन प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए आर नियम को क्या करते हैं, प्रमाणित करते हैं। अब इसी तरह 2 4 में देखिए एक ही पेयर बनेगा और ये जो 2 4 है यह मॉड में 2 - 4 यानी 2 देगा, तो यह भी अपने आप में इवन आ रहा है और इवन आ रहा है इसलिए आर नियम को क्या कर रहा है, प्रमाणित कर रहा है। तो इसीलिए कह रहा है कि 1 3 5 का प्रत्येक अवयव एक दूसरे से संबंधित है और 2 4 का प्रत्येक अवयव एक दूसरे से संबंधित है। अब इसी प्रकार हम लोग आगे कह रहा है 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 से रिलेट नहीं कर रहा है। ये बात सही है, 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 से रिलेट क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर 1 और 2 का डिफरेंस हम लोग लेंगे तो 1 आएगा और ये जो 1 है ये ऑड नंबर है, तो ये इसलिए नहीं कर रहा है। इसी तरह 3 का और 2 का लेंगे तभी भी 1 आएगा 3 - 2 मॉड में, तो ये भी ऑड है इसलिए नहीं कर रहा है, ये ऑड से बिलोंग कर रहा है इसलिए ये इवन नहीं हो सकता, इसीलिए 1 का 2 के साथ हो गया। इसी तरह हम लोग कई ले सकते हैं, सब लोग देखें 1 का 2 के साथ 1 का 4 के साथ, तो 1 का 2 के साथ लेंगे तभी भी नहीं होगा क्योंकि मॉड में 1 - 2 आएगा और 1 आ जाएगा। अगर 1 का 4 के साथ लेंगे तभी भी नहीं होगा, 1 - 4 3 आ जाएगा। इसी तरह 3 का 2 के साथ लेंगे, 3 का 2 के साथ लेंगे तभी भी नहीं आएगा क्योंकि मॉड में 3 - 2 1 आ जाएगा। इसी तरह 3 का 4 के साथ लेंगे तभी भी नहीं होगा क्योंकि मॉड में 3 - 4 1 आ जाएगा। इसी तरह 5 का 2 के साथ जब लेंगे तभी भी नहीं होगा क्योंकि मॉड में 5 - 2 3 आ जाएगा। और जब हम लोग इसी तरह अगर 5 का 4 के साथ लेंगे तभी भी नहीं होगा, मॉड में 5 - 4 1 आ जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसके जो कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, जब इसके कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ एक एक का देख रहे हैं तो हमारा डिफरेंस हर कंडीशन में क्या प्राप्त हो रहा है, हमें ऑड प्राप्त हो रहा है, जबकि नियम के अनुसार हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, इवन प्राप्त होना चाहिए। इवन प्राप्त हो जा रहा है हर कंडीशन में ऑड। तो ये बात स्पष्ट है कि 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 से रिलेट नहीं करता है इस नियम द्वारा, जो नियम आर दिया गया है। तो इस प्रकार ये करते हैं क्योंकि ये इवन रिजल्ट दे रहे हैं और लेकिन ये जो हैं आपस में कॉरिस्पॉन्डिंग एक दूसरे के साथ हम लोग बारी बारी से ले रहे हैं, तो ये लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये हमें ऑड रिजल्ट प्रदान कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन आज से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग कंप्लीट कर लिए और इस क्वेश्चन में अब आपको आगे चल के कभी भी कोई असुविधा नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 8 को जानने के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। इसमें दिया गया एक सेट है x बिलोंग्स टू z सच दैट x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू 12 और कह रहा है कि इस सेट के ऊपर संबंध दो दिए गए हैं। हमें सिद्ध करना है कि वो दोनों संबंध जो दिए गए हैं वह तुल्यता संबंध को निरूपित कर रहे हैं, जिसमें पहला है r बराबर a, b सच दैट मॉड a माइनस बी 4 का गुणज है, और दूसरा दिया गया है r बराबर a, b सच दैट a बराबर b। हम लोग दोनों को ध्यान से देखते हैं। पहला भी हमें इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है, दूसरा भी हमें इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। हम लोग दोनों को देखते हैं बारी बारी से। पहला वाला
सबसे पहले आप लोग देखिए सेट ए में हमें इंटीजर लेना है जिसमें यक्स का मान है, जो डोमेन के अवयव हैं वह 0 से लेके कहाँ तक हैं, 12 तक है। इंटीजर होने चाहिए और 0 से लेके 12 तक होने चाहिए, तो हो जाएगा 0 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक, 12 तक। अब जो हमारा रिलेशन है वह सेट ए से सेट ए पे डिफाइन किया गया है जिसमें एलिमेंट 0 से 12 तक लेने हैं। अब पहली कंडीशन में हमसे कह रहा है जो रिलेशन आर है वह इस प्रकार है, ए बी सच दैट मॉड ए माइनस बी 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। तो हम लोग सबसे पहले स्वतुल्य की बात करते हैं, स्वतुल्य के लिए। अच्छा, स्वतुल्य के लिए हम लोग कब निकाल पाएंगे, जब सबसे पहले हम लोग रिलेशन के सारे एलिमेंट निकाल लें जिसमें ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर इस प्रकार हमें आर में प्राप्त होना चाहिए कि जब हम लोग ए माइनस बी का मॉडुलस डिफरेंस निकालें तो हमें 4 का मल्टीपल यानी गुणज प्राप्त होना चाहिए। अब तो हम लोग अगर इसमें देखें रिलेशन जो होता है वह एक क्रॉस ए का सबसेट होता है। ए में 12 एलिमेंट हैं तो क्रॉस में यानी उसके कार्टेशियन में टोटल 12 गुणे 12 144 एलिमेंट आ जाएंगे। लेकिन रिलेशन में कौन कौन से आएंगे, जीरो वाले में देख लेते हैं किसका, जब 0 कामा बनाएंगे 0 से लेके 0 12 तक बनेगा, 0 कामा 0 से 0 कामा 12 तक, 1 का 1 कामा 0 से 1 कामा 12 तक, इसी तरह 2 का 2 कामा 0 से 2 कामा 12 तक, सबको कार्टेशियन निकालना आता है। अब अगर हम लोग रिलेशन देखने जाएंगे जीरो वाले में, देखते हैं कौन सा 4 का गुणज होगा। 0 कामा 0 होगा क्योंकि इसका डिफरेंस 0 आएगा और 0 जो है 4 का गुणज हो सकता है। फिर इसके बाद 0 कामा 4, फिर इसके बाद 0 कामा 8, फिर इसके बाद 0 कामा 12। इसी तरह 1 का लेंगे तो 1 कामा 0 नहीं होगा, 1 कामा 1 नहीं होगा, 1 कामा 2 नहीं होगा, 1 कामा 3 नहीं होगा, 1 कामा 5 हो जाएगा क्योंकि जब इसका डिफरेंस लेंगे 4 आएगा। अब इसी तरह 1 कामा 9 हो जाएगा, ये 1 के साथ हो गया। फिर 2 के साथ चलेंगे, 2 कामा 0 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 6, फिर 2 6 हो जाएगा, फिर 2 10 हो जाएगा। इसी तरह 3 के साथ चलेंगे तो सबसे पहले हो जाएगा 3 कामा 0 नहीं होगा, 4 का मल्टीपल, ऊपर 3 कामा 1 नहीं होगा, 3 कामा 2 नहीं होगा, 3 कामा 3 होगा, फिर 3 कामा 7 होगा और फिर 3 कामा 11 होगा। इसी तरह जब हम लोग 4 के साथ चलेंगे तो 4 कामा 0 हो जाएगा, फिर 4 कामा 4 हो जाएगा, फिर 4 कामा 8 हो जाएगा, फिर 4 कामा 12 हो जाएगा। इसी तरह 5 के साथ चलेंगे तो 5 कामा 1, 5 कामा 5 और फिर 5 कामा 9। 6 के साथ चलेंगे तो 0 1 2 6 6 6 10। 7 के साथ 7 0 7 1 7 2 7 3 7 7 7 11। इसी तरह 8 के साथ आएंगे 8 कामा 0, 8 कामा 4, 8 कामा 8, 8 कामा 12। 9 के साथ 9 0 9 1 9 5 9 9। 10 के साथ चलेंगे 10 कामा 0, 10 कामा 1, 10 कामा 2, 10 कामा 6, 10 कामा 10। फिर 11 11 0 11 1 11 2 11 3 11 7 11 11 और लास्ट में 12 के साथ चलेंगे 12 0 12 4 12 8 12 12। तो 144 कार्टेशियन में आएगा और यहाँ पे रिलेशन में जिन दो ऑर्डर्ड पेयर के अवयवों का अंतर या जिन ऑर्डर्ड पेयर के अवयवों का अंतर हमें 4 का मल्टीपल प्राप्त हो रहा है उसके मॉडुलस वैल्यू लेने पे वो इतने आएंगे। हमें इसके लिए चेक करना है कि यह क्या होना चाहिए, 4 का गुणज होना चाहिए और ये 4 का गुणज है तो हमें दिखाना है कि यह तुल्यता संबंध है, तो हमें इसी के ऊपर तुल्यता दिखानी है। तो तुल्यता के लिए हम लोग सबसे पहले किसकी बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, स्वतुल्य की बात करते हैं। स्वतुल्य होने के लिए 0 0 से लेके 12 12 तक सब होना चाहिए। हम लोग जब देखेंगे सब अवेलेबल है, 0 कामा 0। फिर हम लोग आगे चलेंगे, अगर हम लोग आगे चलेंगे इसमें हमारा एक अवयव छूट गया, 1 कामा 5 हम लोग लिए हैं, 1 कामा 1 भी रहेगा, 1 कामा 1 को भी शामिल कर दे रहे हैं तो 1 कामा 1 भी है, 0 कामा 0 है, 1 कामा 1 है। इसी प्रकार हमारा एक और एलिमेंट छूट गया 2 कामा 2, हम 2 कामा 2 को भी इसमें शामिल कर देंगे। इसी तरह और कौन सा 3 कामा 3 है, क्या 3 कामा 3 है,
4, है 5, है 6, है फिर 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12। हम लोग देख रहे हैं सारे स्वयं से रिलेट करने वाले ऑर्डर्ड पेयर मौजूद हैं, तो हम लोग लिख देंगे चूँकि 0, 0, 1, 1 डॉट डॉट 12, 12 ऑल ऑफ लिख देंगे बिलोंग्स टू आर। इसलिए दिया गया संबंध आर क्या है, स्वतुल्य है। इसलिए दिया गया संबंध आर क्या है, स्वतुल्य है। आगे अब हम लोग सममित की बात करते हैं। सममित के लिए हम लोग जानते हैं कि अगर दिया गया संबंध इस प्रकार हो जिसमें ऑर्डर्ड पेयर ए बी पाया जाए तो इम्प्लाइज दैट ऑर्डर्ड पेयर बी कामा ए भी पाया जाए। तो हम लोग देख रहे हैं 0, 0 का इसी में 0, 4 है, 4, 0 है, 0, 8 है तो 8, 0 भी होगा यहाँ पे। इसी तरह 0, 12 है, 12, 0 है, 2, 6 है, 6, 2 होगा। आप चेक करेंगे तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर दिए गए हैं सबका रिफ्लेक्शन यहाँ मौजूद है। तो हम लोग कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर दिखा दें। सिंस 0, 4 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट 4, 0 आल्सो बिलोंग्स टू आर। आपका जो मन करेगा वो ऑर्डर्ड पेयर रिफ्लेक्शन वाले 2 दिखा दीजिएगा, आपका सिमेट्री की कंडीशन पूरी हो जाएगी। इसलिए दिया गया संबंध आर क्या है, सममित संबंध है। अब हम लोग लास्ट में ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं, यानी किसके लिए, हम लोग अब संक्रामक की बात कर रहे हैं। ट्रांजिटिव के लिए कोई 3 चाहिए। हम लोग देख रहे हैं 1, 5 है, हम लोग देख रहे हैं 5, 9 है, तो हमारा 1, 9 भी है। तो 3 आप कहीं भी वेरीफाई करेंगे हरदम वेरीफाई हो जाएगा। 6, 2 है, 2, 10 है, तो 6, 10 होना चाहिए। 6, 10 देखिए यहाँ पे है। आप वेरीफाई करेंगे ए बी और बी सी के लिए हमेशा आपको ए सी प्राप्त होगा। तो आप कोई एक पेयर दिखा दीजिए। लिख देंगे चूँकि 2, 6 बिलोंग्स टू आर तथा 6, 10 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट 2, 10 आल्सो बिलोंग्स टू आर। 2, 10 आल्सो बिलोंग्स टू आर। तो लिख देंगे इसलिए दिया गया संबंध आर क्या है, संक्रामक है। तो स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, तीनों है। इसीलिए दिया गया संबंध आर क्या है, ये अपने आप में एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इस प्रकार हम लोग पहले पार्ट को प्रूव कर लिए कि जो मॉड a माइनस बी 4 का मल्टीपल है, इसके लिए 4 का गुणज है, यह अपने आप में क्या है, स्वतुल्य संबंध है। इसी में एक और पार्ट पूछा था जिसमें हम लोगों से कहा था जब a और b आपस में क्या है, बराबर हैं, a बराबर b है, तब आप बताइए दिया गया संबंध क्या है, तुल्यता संबंध है। तो उम्मीद करते हैं वाला आप लोग अपने से कर लेंगे, कोई आपको असुविधा नहीं होगी, क्योंकि रिलेशन के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हम आपको दिखा दिए इतने हैं। इसमें a और b बराबर हैं। दूसरे वाले के लिए जब हम लोग देखेंगे तो r में a और b आपस में क्या है, बराबर हैं। तो a और b आपस में बराबर बस किस किस कंडीशन में है, आप लोग देख रहे हैं 0, 0, 1, 1, 2, 2 से लेके 12, 12। इसमें अगर हम लोग स्वतुल्य की बात करेंगे, सीधा सीधा हमें स्वतुल्य दिखाई दे रहा है। लिख देंगे चूँकि ऑल ऑफ 0, 0 से लेके 12, 12 बिलोंग कर रहे हैं आर से, इसलिए दिया गया संबंध आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है। दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं किसके लिए, सममित के लिए। सममित के लिए 0, 0 से लेके 12, 12 तक के ऑर्डर्ड पेयर इसमें आएंगे, तो सबका रिफ्लेक्शन खुद में ही मौजूद है। तो हम लोग कोई एक दिखा देंगे चूँकि 0, 0 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट 0, 0 बिलोंग्स टू आर। इसलिए दिया गया संबंध आर क्या है, सममित है, क्योंकि जब स्वयं के ऑर्डर्ड पेयर दिए गए होते हैं तो उनका रिफ्लेक्शन खुद में ही मौजूद होता है। तो इसमें से कोई भी आप दिखाएंगे सबका रिफ्लेक्शन स्वयं में ही, इसलिए सममित है। तीसरा संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए हम आपको 2 कंडीशन बताए थे। अगर ए बी तथा बी सी पाया जाएगा तब इम्प्लाई दैट हम लोग ए सी चेक करेंगे। अगर ए बी बी सी 2 अलग अलग नहीं मिलते हैं तो हम लोग उसको मान लेंगे अपने से। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जितने भी 0, 0 से लेके 12, 12 तक हैं, सारे डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर हैं, यानी भिन्न भिन्न है। तो हम लोग लिखेंगे चूँकि यहाँ आर में सभी क्रमित युग्म भिन्न भिन्न अवयवों वाले हैं। इसलिए चूँकि यहाँ R में सभी क्रमित युग्म भिन्न भिन्न अवयवों वाले हैं, इसलिए हम इसे संक्रामक संबंध मान लेते हैं, क्योंकि हमें न कहने की कोई शर्त यहाँ दिख नहीं रही कि ए बी बी सी पाया जा रहा है तब ए सी नहीं पाया जा रहा है। इसीलिए जब हमें सारे डिस्टिंक्ट प्राप्त होते हैं तो हम लोग उसको कंसीडर कर लेते हैं कि वो अभी क्या है, संक्रामक है।
तो इस प्रकार ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, और जो तीनों होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक हर एक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, आप लोग सबका सॉल्यूशन अच्छे से समझ गए होंगे, नोट्स पे सब लोग अच्छे से बना लेंगे। कोई भी क्वेरी होगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जो विद्यार्थी पहली बार आए हैं चैनल पे, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेंगे, और जो लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं और अपने फैमिली को और ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं। तो हम लोग इस उम्मीद के साथ कि अगले जब हम लोग लेक्चर में मिलेंगे तो इसी के आगे वाले सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे, और आप लोगों की पहली एक्सरसाइज धीरे धीरे समाप्ति की तरफ रहेगी। तो यहाँ तक के क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से कर लीजिए, उसकी प्रैक्टिस कर डालिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।